चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे, कब। तो चैप्टर की शुरुआत होती है रशीदा नाम की एक लड़की से, जो कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। उसके सामने एक हेडिंग आती है 100 ईयर एगो, यानी 1000 साल पहले। वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है और ये सोचने लगती है कि अगर कल की कोई बात पूछता तो हम लोग रेडियो सुन के या टीवी देख के या न्यूज़पेपर पढ़ के इसका जवाब दे सकते थे। पिछले साल की ही अगर कोई बात पूछ लेता तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से जो जानता हो इसके बारे में बता सकता था। लेकिन ये इतनी पुरानी बात 1000 साल पहले कैसे कोई बता सकता है? तो इस सवाल का जवाब हमें पेज नंबर 8 पर मिलेगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहला ये सवाल आता है कि हम लोग पास्ट में जाके जानना क्या चाह रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो हम पीछे जाके जानना चाहते हैं कि लोग किस तरीके का खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, ओवरऑल रहते कैसे थे। और ये कौन से लोग हैं? इसमें आपके शिकारी भी हो गए, चरवाहे भी हो गए, किसान, शासक, व्यापारी, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सब आ जाए उसमें। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि पहले जो बच्चे खेल खेला करते थे वो कैसे खेल होते थे, जो कहानियाँ सुनते थे कैसी कहानियाँ सुनते थे, गाने गुनगुनाया करते थे कैसे गाने थे वो। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है ये है वेयर डिड पीपल लिव। इसके लिए हम लोगों को मैप देखना पड़ेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। लेकिन मैप देखने से पहले हमें मैप की लोकेशन को देखना समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी समझ में आना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट क्या है, क्योंकि ये जो मैप दिया गया है ये एशिया का सब कॉन्टिनेंट है। तो एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, सब कॉन्टिनेंट क्या है, आइए इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डायरेक्शन के बेसिक्स। आप लोग तो जानते ही होंगे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा 4 के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मैंने आपको अपनी साइंस टेक्स्ट बुक की सीरीज़ में बताया था कि आप सिंपल एक 4 बनाइए, और जहाँ से आपने शुरुआत की है वो हिस्सा हो जाएगा ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। तो ये तो आपने समझ लिया था। लेकिन जो इसके बीच का हिस्सा है ये कैसे हम लोग बताएंगे कि कहाँ है? तो इसके लिए हम लोग नॉर्थ और ईस्ट दोनों को ले लेंगे। तो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच का हिस्सा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का हिस्सा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का हिस्सा नॉर्थ वेस्ट। तो हमें 4 डायरेक्शंस ये और मिल गए। और इन सब के अलावा जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल रीजन्स, यानी कि बीच का भाग। और किस नाम से जाना जाता है? सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गई डायरेक्शंस की बात। डायरेक्शन के कुछ बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट की डिफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पृथ्वी पे मौजूद ज़मीन के वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या वो बड़े बड़े हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से या तो पानी से या तो पहाड़ों से अलग होते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। उनमें से कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं सबके। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से पानी से ही अलग किया गया है। ऐसे ही अंटार्कटिका बाकी सबसे पानी से ही अलग है। ऑस्ट्रेलिया भी पानी से ही अलग है एशिया से। अफ्रीका का विभाजन भी पानी ही कर रहा है, समुद्र का। लेकिन यूरोप और अगर एशिया को आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, इनके बीच में पानी मौजूद नहीं है। तो इनके बीच का जो विभाजन है उसका कार्य कौन कर रहा है? यूरल माउंटेन्स, यानी कि यूरल पहाड़ियाँ जो यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखते हैं सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि ये सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। हम लोग इस बुक में एशिया के नीचे वाला यानी साउथ का सब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, जिसमें इंडिया आता है। अब देखते हैं सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। आपको ये भाग दिख रहा होगा एशिया का, जो हम लोगों ने ऊपर अभी देखा। इसके नीचे वाला भाग ये, इसकी अगर मैं डिफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो ये वो हिस्से होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के जो आकार में तो बड़े होते हैं पर कॉन्टिनेंट जितने नहीं। इनकी अपने में ही कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे कि या तो ये जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से, जैसे मैंने बताया पानी और पहाड़ी, इनसे अलग होते हैं, या तो अपनी संस्कृति की वजह से अलग होते हैं, या तो धार्मिक विश्वासों की वजह से अलग होते हैं, या राजनीतिक कारण होते हैं कुछ ना कुछ। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं, और ये कई सारे देशों से मिलकर भी बने हुए होते हैं। तो चलिए एक 3D मैप की मदद से इस साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। ये कई सारे देशों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। अगर लोकेशन की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और यहीं नीचे आ जाइए तो कहीं पे मालदीव्स। ये जो हिमालयन रेंज है लगभग 2500 किलोमीटर में फैली हुई एशिया के ऊपरी भाग को निचले भाग से अलग करती है और एक साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट बनाने में मदद करती है। तो इसको अच्छे से समझ लेने के बाद अब चलते हैं अपने लोकेशंस की तरफ। सबसे पहली लोकेशन कौन सी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एकदम सेंटर में पड़ती है, यहाँ देखिए, ये है नर्मदा नदी। इसके आसपास की खासियत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग थे, जो पाए जाते थे पहले लगभग 100,000 साल पहले, वो कैसे थे? गैदरर्स भी थे और हंटर्स भी थे। हंटर्स और गैदरर्स की बात करें तो गैदरर्स वो होते हैं जो अपना खाना एकत्रित करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं,
और हंटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं जानवर का और अपना खाना बनाते हैं। हंटर्स और गैदरर्स को समझने के बाद अब गैदरर्स की कुछ खूबियों के बारे में समझ लीजिए। जैसे इनको खासा नॉलेज होती है अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, जंगलों के बारे में। ये जानते हैं कि किस जड़ को खाना चाहिए, कैसे फल फ्रूट खाने चाहिए, ये सब समझते हैं। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की, जो कि है सुलेमान और किरथार पहाड़ी, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। अब नॉर्थ वेस्ट का देखने का तरीका क्या है, आपने विभाजन कर लिया, उसके बाद ये नॉर्थ और ये वेस्ट, इसके बीच का इलाका क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब ये देखिए आपकी सुलेमान और किरथार पहाड़ी आपको मिल गई। तो इन पहाड़ियों इलाकों के बारे में क्या कह रहे हैं कि लगभग 8000 साल पहले यहाँ के लोगों ने अनाज उगाना सीखा। अनाज में क्या, जैसे कि गेहूँ, बारले यानी कि जौ, ये सब उगाना सीखा। साथ ही साथ इन्होंने हंटिंग के अलावा रियरिंग भी चालू कर दिया एनिमल्स की, यानी कि जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। इन्होंने भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दी, गाय भैंस पालना शुरू कर दी। तो इस डिस्कशन का सार क्या निकला कि जो पहले हम लोगों ने देखे गैदरर्स थे, जो सामान को या अपने खाने को इकट्ठा करते थे, अब वो प्रोड्यूसर्स हो गए, यानी कि वो अपना खाना खुद से बनाने लगे। और जो शिकारी थे यानी कि हंटर्स, वो किस में बदल गए, रियरर्स में बदल गए। अब जानवरों को मारने के अलावा वो उसको पालते भी थे, उसका इस्तेमाल भी करते थे। एक तरीके से एक गांव बनाकर वो लोग रहने लगे। अब बात करते हैं गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास रेंज, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए क्या करना है आपको, विभाजन। विभाजन करने के बाद ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का इलाका ये देखिए गारो हिल्स, और विंध्यास रेंज जो कि सेंट्रल में हम लोगों को बताया गया था, तो सेंटर ये है और यहीं पे विंध्यास रेंज। इनकी क्या खासियत बताई जा रही है कि यहाँ के लोगों ने थोड़ी और डेवलपमेंट करी एग्रीकल्चर में और चावल को उगाना शुरू किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले चावल कहाँ उगना शुरू हुआ, तो ये विंध्यास रीजन में। अब आते हैं इंडस रिवर को देखते हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। तो इंडस नदी आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसको हम लोग सिंधु की नदी से भी जानते हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि काबुल, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। जो नदियां आपस में मिलकर एक नई बड़ी नदी का निर्माण करते हैं वो कहलाती हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि काबुल नदी मिल रही है इंडस से, झेलम भी इंडस से मिल रही है, चेनाब भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है और सतलज भी। ये सब मिलके एक नई नदी यानी इंडस नदी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर यही नदी विभाजन कर रहे होते इसी नदी का, इंडस का, तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे कि एक नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ जाके ये कई नदियों में विभाजित हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये सारी नदियाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, इनको बांट दिया है उन नदियों ने। अब इंडस नदी की बात करें तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इस तरीके से। तभी तो ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या खासियत है इंडस नदी की। तो यहाँ पे शहरीकरण यानी सिटीज बनना शुरू हो गई, कब, 4700 साल पहले। और इसका देखा देखी 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे भी, यानी कि गंगा नदी के कोस्ट पे भी शहरीकरण होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं गंगा नदी कहाँ है और इसकी ट्रिब्यूटरी एक सोन है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में भी कुछ बताया जा रहा है। तो ये रही हमारी गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन, ये कुछ इस तरीके से बहती है, इस डायरेक्शन में। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप गंगा नदी के साउथ में अगर आप देखें यानी नीचे देखें, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक लार्ज किंगडम, एक बड़ा सा राज्य, जिसको मगध के नाम से भी जाना जाता है। बाद में ये इतना एक्सटेंड हो गया। इस टाइम ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, ये हमें बताया गया। तो अगर आपसे ये सवाल बनता है कि सबसे पहला राज्य कहाँ स्थापित हुआ, तो मगध सबसे पहला राज्य था और स्थापित कहाँ हुआ, गंगा नदी के किनारे, साउथ में। अब देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे, ट्रैवल क्यों करते थे, यात्राएं क्यों करते थे, एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो यात्रा करने का तो मेन रीज़न तो जो था कि वो काम ढूंढना था, लेकिन उसके अलावा भी कई बार आपदाओं के कारण, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब भी कुछ कारण थे कि लोग इधर से उधर जाते थे। जो व्यापारी होते थे वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इधर से उधर जाते थे। जो आपके धर्मगुरु होते थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इधर से उधर जाते थे। और कई तो एडवेंचर के लिए, कि हमें कोई साहसिक काम करना है, इसीलिए इधर से उधर जाया करते थे। अब ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज के लोगों की वजह क्या है ट्रैवल करने की, यात्रा करने की। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं ये आपदा भी एक कारण है और काम की खोज भी एक कारण ही है। आज में ज़्यादातर तो काम की खोज में ही इधर से उधर जाते हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब हम लोगों से क्या कह रहा है कि आप अगर मैप 1 को फिर से देखिए, पिछले वाले पेज के मैप को, तो यहाँ पे आपको कई पहाड़ी भी दिख जाएंगी और कई पहाड़ भी दिख जाएंगे। सब कॉन्टिनेंट को आर पार करने की वजह जो थी वो भी हम लोगों ने देख ली। लेकिन इसी वजह के चलते जो ये लोग आवागमन होता था लोगों का, इधर से उधर जाते थे, इसी मूवमेंट के दौरान हमें क्या मिला, कई सारे कल्चर यानी कई सारी संस्कृति हमारे भारत में आई। जैसे कि स्टोन कार्विंग हो गई, पत्थर को आकार देना, म्यूज़िक बनाना, यहाँ तक कि खाना बनाने की तकनीक भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरों से सीखी और दूसरों को दी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मैप में देखना पड़ेगा कि ईरान और ग्रीस कहाँ पर है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अपना वर्ल्ड
और ये रहा अपना प्यारा भारत। भारत के बगल में ही आप देखेंगे तो ये हिस्सा जो कि ऑरेंज कलर है, ये है ईरान का, और यही ईरान से थोड़ा दूर चले आइए तो ये है ग्रीस जो कि ग्रीन कलर में है। तो यही ईरानियंस और ग्रीक्स 2500 साल पहले इंडस नदी के किनारे रहने आए थे। तो इंडस नदी के किनारे रह रहे थे और इंडस नदी के ईस्ट हिस्से को, यानी इस हिस्से को इन लोगों ने हिंडोस या इंडोस कहना शुरू कर दिया। इसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब रही बात भारत की, तो आप देखेंगे कि ऋग्वेदा जो है, जो सबसे पुराना वेद है 3500 साल पहले का, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, उसमें आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को भारत कहते हुए देखा जाएगा। तो इसी से हमारे देश का नाम भारत भी पड़ गया। अब आगे देखते हैं कि पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था जो पेज नंबर 1 पे पूछा गया था। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं अतीत के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसमें से एक तरीका क्या है, किताबें पढ़ना जो कि पुराने ज़माने में लिखी गई हों, जैसे कि मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है, लैटिन में मनु को कहते हैं हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब आप जानते ही हैं, लेख होता है। तो हाथ से लिखे गए लेख को ही मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो मनुस्क्रिप्ट है ये कहाँ लिखी जाती थी, पाल्म लीव्स पे। ये आप देख रहे हैं उसका पेड़ और उसकी पत्तियाँ, इन्हीं लीव्स को सुखाया जाता था और इन्हीं के ऊपर कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाता था स्टोन की मदद से। आपने ये समझ लिया। ये ज़्यादातर ट्रीज़ कहाँ पाए जाते थे, हिमालयाज़ में। लेकिन क्या हुआ, इसका एक नुकसान भी निकला कि ये जो मनुस्क्रिप्ट थी ये पत्तों पे लिखी जाती थी और इनको कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स ये सब खा लिया करते थे। तो जो बच गई सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोगों को नॉलेज है। अच्छा, मनुस्क्रिप्ट के अलावा पेड़ों की छालों का भी इस्तेमाल किया जाता था। पेड़ की छाल को पतला सा काट लिया, उसके ऊपर भी लिखावट शुरू कर दी जाती थी। ये देखिए आप कुछ मनुस्क्रिप्ट देख रहे हैं जो कि पत्तियों को बांध दिया गया है और एक बुक का फॉर्मेशन कर दिया गया है। और ये देखिए ये छोटे छोटे छेद, ये कीड़ों द्वारा खाए गए हैं, लेकिन इसको हम लोग बचा चुके हैं तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बचाए हुए किताबें हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, उनको या तो मंदिरों में या तो मोनेस्ट्रीज़ में स्टोर करके रख दिया है। अब ये जो किताबें हैं ये हर तरीके के सब्जेक्ट से डील करती हैं, जैसे कि आपकी संस्कृति हो गई, धार्मिक आपके बिलीफ्स हो गए, आपकी जो प्रैक्टिसेस थी वो हो गई, और दवाइयाँ हो गई, इसमें साइंस हो गई, ये सब इसमें मनुस्क्रिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एपिक्स भी मिल जाएंगे, पोएम्स भी मिल जाएंगी, प्लेज भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संस्कृत में ही लिखावट का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज जो वहाँ के लोग बोला करते थे। तमिल का भी इस्तेमाल किया गया है। अब मनुस्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लेने के बाद चलते हैं, देखते हैं इनक्रिप्शंस क्या चीज़ होती है। इनक्रिप्शंस को हम लोग हिंदी में शिलालेख कहते हैं। ऐसा लेख जो किसी ठोस सरफेस पे, यानी जैसे पत्थर हो गया, मेटल हो गया, इन सब चीज़ों पे लिखवा दिया जाता था ताकि आगे आने वाले समय में हिसाब रहे, उसका रिकॉर्ड रहे। कई कई राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी विक्ट्रीज, अपनी जीत हार के बारे में यहाँ पे लिखवा देते थे, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखवा देते थे, और अपने नियमों के बारे में कभी कभी लिखवा देते थे ताकि जनता उसको पढ़े और उसका पालन करे। तो ये सब इनक्रिप्शंस के काम थे। अब जैसे कि ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे इनक्रिप्शन की, ये एक पत्थर पे लिखा हुआ है। ये पत्थर कहाँ पाया जाता है, ये पाया गया था कांधार में। कांधार कहाँ पे इस टाइम है, अफगानिस्तान में। लगभग 2250 साल पहले ये पत्थर पाया गया था, जब अशोका का राज था यहाँ पे। ये अशोका और ये कांधार के बारे में हम लोग ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे इसी किताब की। और ये जो स्क्रिप्ट है, अब इसको ज़रा से ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहे होंगे चिन्ह, जैसे कि ये देख लीजिए चिन्ह है, और ये सब चिन्ह है, और कुछ लिखावटें भी दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लिखावट है ये ग्रीक भाषा में है, और ये जो नीचे वाली लिखावट है ये है अरामिक भाषा में, जिसको अरामाइक कहते हैं। ये कैसी भाषा थी, ये भाषा यहीं की थी, कांधार की। यहाँ के लोग आपस में बोला करते थे। अब बात करते हैं ये सब बारे में हम लोगों को पता कैसे चला। तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप समझ लीजिए कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। इनका काम होता है पुरानी चीज़ों की खोज करना और उसका अध्ययन करना, अच्छे से उसके बारे में स्टडी करना। पुरानी चीज़ जैसे पुरानी कोई बिल्डिंग हो गई, कोई पत्थर आपको मिल गया, या कोई ईंट मिल गई, पुरानी पेंटिंग आपको मिल गई, या मूर्ति मिल गई यानी स्कल्पचर। ये जगह को खोदते भी हैं साथ साथ, और खोदने के बाद इनको कभी कभी कोई टूल भी मिल जाता है, कोई हथियार भी, पॉट, पैन, कई तरीके के जेवर भी मिल जाते हैं इनको। और ये सब किसके बने होते हैं, ज़्यादा पुराने हुए तो हड्डियों के बने होते हैं, मिट्टी के भी बने होते हैं, स्टोन के भी बने होते हैं। तो ये सब इनका काम है आर्कियोलॉजिस्ट का। और जो सामान हमें मिलता है ये इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है इसलिए क्योंकि ये इम्पेरिशेबल है, मतलब इम्पेरिशेबल सब्सटेंस से मिलकर बना। इम्पेरिशेबल का मतलब जिसका विनाश जल्दी से ना हो सके, मतलब अविनाशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए कुछ और हैं, ये खदान में मिले हैं हम लोग को जब खोदा गया। तो ये कुछ पॉट है, ये आपका क्या है, इसको पहचानने की कोशिश करिए, इसके बारे में बताया भी जा रहा है। ये जो मटका आप देख रहे हैं ये 4700 साल पुराना मटका है, और ये जो है ये सिक्के हैं, बेसिकली 2500 साल पहले चला करते थे, सिल्वर के सिक्के।
तो आजकल के सिक्के देखिए गोल होते हैं, ये चौकोर थे, थोड़े वजन में भारी भी थे। ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट का काम आपने समझ लिया। ये चीज़ों के अलावा जानवरों की हड्डियाँ और मछली की हड्डियाँ, मतलब जो हड्डियाँ मिल जाती हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं हिस्टोरियंस की। हिस्टोरियंस जो होते हैं उनका काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की हुई खोज को हिस्ट्री यानी अतीत से रिलेट यानी कि संबंध बताना कि क्या है। अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई खोज करी, उसके बारे में हिस्टोरियन को बताया। अब हिस्टोरियन क्या करते हैं, पुराने समय में जाके पता लगाते हैं, मतलब किताबें पढ़ के पता लगाते हैं कि हाँ भाई ये किस राजा के शासन में हुआ था या क्या हुआ था, तो उसको रिलेट करके ये अपनी हिस्ट्री बना देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का तालमेल चलता रहता है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और हिस्टोरियन होते हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए डिटेक्टिव का काम करते हैं। ये पीछे जाके सब चीज़ पता लगाते हैं, और जिस चीज़ से पता लगाते हैं उसको ये लोग कहते हैं सोर्सेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम लोग सोर्सेज में ही बात करेंगे कि ये सोर्स है वो सोर्स है। तो सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ से पता लगता है इन लोगों को अतीत के बारे में। अब यहाँ आपने जान लिया हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमसे एक सवाल पूछ रही है कि टोटल में हमारे अतीत कितने हैं। तो शुरुआत में मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इस बुक का, तो आपको बताया था कि बुक का नाम है आवर पास्ट, यानी कि पास्ट के आगे एस लगा हुआ है। ये हम कब करते हैं, जब हमें किसी वर्ड को प्लूरल फॉर्म में लिखना हो। प्लूरल फॉर्म का मतलब जब हमें उसके एक से ज़्यादा महत्व को बताने हो। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि जितने लोग उतनी कहानी। जो चरवाहे थे या जो किसान थे उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका दूसरा था राजा और रानियों के मुकाबले। जो सौदागर थे, आपके मर्चेंट्स थे, उनकी कहानी दूसरी थी क्राफ्ट पर्सन जो उनके लिए सामान बनाते थे उनसे। ऐसे ही यहाँ तक कि आज भी ये चलन चला आ रहा है। आज भी आप चले जाइए अगर अंडमान एंड निकोबार पे, ये देख रहे हैं, ये इंडिया है अपना, और यहाँ इंडिया का भाग है ये अंडमान एंड निकोबार। अंडमान पे चले जाइए, यहाँ के लोग आज भी क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग आज भी हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, अपना खाना खुद ढूंढ रहे हैं, जंगलों पे निर्भर हैं खाने के लिए। और वहीं आप दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए बड़े बड़े, तो वहाँ क्या है, फूड के सप्लाई आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो है, आपने ऑर्डर किया तुरंत चला आया। तो ये सब बैरियर्स हमें अभी भी देखने को मिल रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये जो राजा महाराजा, ये जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, ये आज भी अपनी हिस्ट्री बना सकते हैं, हिस्ट्री को लिख सकते हैं, अपने विक्ट्रीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको लिखना पढ़ना आता है। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जैसे कि ये फिशिंग फोक्स, मछुआरे हो गए, और आपके फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, चरवाहे, इनको कोई रिकॉर्ड बनाना तो आता नहीं, तो इनकी हिस्ट्री ऐसे ही दफन हो जाएगी। और इससे नुकसान क्या होगा कि जब इनके पूर्वजों के पास कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी अपने इनके जो आने वाला पीढ़ी है उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी अपने पूर्वजों को लेकर, तो ये इनकी गलतियों से ना सीख पाएंगे और ना अपने को सुधार पाएंगे। इनको लगेगा कि ये ज़िंदगी भर यही काम करते आ रहे थे और यही करते रह जाएंगे। ये देख लीजिए अंडमान एंड निकोबार के कुछ लोग जो कि फिशिंग कर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी ये ऐसे ही चलती चली जाएगी अगर इनके पास हिस्ट्री का साथ नहीं है। तो हिस्ट्री की आप ये किताब पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको डेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ टर्म्स होते हैं जो हिस्ट्री की किताब में यूज़ किए जाते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आते, जैसे BC AD, ये सब क्या है, तो इसके बारे में भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आज डेट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है या कौन सा साल चल रहा है। मान लीजिए 2000 चल रहा है, तो आप उसको बता देंगे कि हाँ भाई 2000 साल में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ये साल गिने कैसे जाते हैं, इनको काउंट कैसे किया जाता है, तो इनको काउंट किया जाता है जीसस क्राइस्ट की बर्थ से, यानी यीशु मसीह की बर्थ से, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म को फाउंड किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं नीचे एक खाली जगह पे। तो एक होता है BC और एक होता है AD। इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों का फुल फॉर्म समझना जरूरी है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि यीशु मसीह के साल में हम लोग जी रहे हैं। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह के जन्म से पहले के दिन। अब इस तारीख को हम कैसे लिखते हैं BC वाली को, कि 2000 लिखा और उसके बाद हम लोग लगाते हैं BC। लेकिन यहाँ उल्टा करते हैं, यहाँ पहले AD लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 2000। ये लिखने का तरीका आप समझ गए। अब BC की जगह पे और क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे BCE भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हमको लिखा हुआ मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और AD की जगह पे हम लोग और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, CE, यानी कि कॉमन एरा। ठीक, इसको आपने समझ लिया। एक और इस यहाँ पे इस्तेमाल होता है BCE की जगह पे या BC की जगह पे BP। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज की तारीख से पहले। तो हम लोगों ने क्या समझा, ये BC, BCE, BP ये सब पास्ट के बारे में बताते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और ये AD और ये CE ये किसके बारे में हमें बताते हैं, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के दिन।
तो हम लोगों ने ये चीज़ तो समझ ली। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी जान ली कि अगर बाद में लिखा हो, यानी अगर बीसी बाद में लिखा हो, बीसी और बीपी ये सब डेट के बाद में लिखा हो तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, और अगर पहले लिखा हो तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो तारीख को आपने अच्छे से समझ लिया, आई होप। अब देखते हैं एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है डेसिफरमेंट का। ये डेसिफरमेंट क्या होती है? ये डेसिफरमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से हम जो स्कॉलर होते हैं, जो ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये पता लगाते हैं कि वाकई में लिखा क्या हुआ है। अगर उन्हें कोई एक चीज़ पता लग गई, उसके बेसिस पे वो लोग पता लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप एक कहानी ले लीजिए जो इजिप्ट की है। इजिप्ट आप जानते हैं कहाँ पे है, मैप में देख लीजिए। अफ्रीका हम लोगों ने देखा था, एक कॉन्टिनेंट था शुरुआत में ही। तो अफ्रीका के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा, इसी को कहते हैं इजिप्ट। ये एक देश है। यहाँ पे क्या हुआ था, लगभग 5000 साल पहले एक राजा और एक महारानी के कुछ इंक्रिप्शंस पाए गए थे जो उन्होंने लिखवा रखे थे। उन इंक्रिप्शंस को डिकोडिफाई किया गया। तो क्या पता चला कि कुछ भाषा उसमें ग्रीक की इस्तेमाल की गई है और कुछ वहीं की लोकल लैंग्वेज, इजिप्शियन लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज थी। तो ग्रीक वाला तो लोगों ने पढ़ लिया और राजा महाराजा का कम से कम नाम पता चल गया कि इनका नाम था कार्टाउचे। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि इजिप्शियन भाषा में आगे क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की। उन्होंने जो ग्रीक में राजा का नाम लिखा हुआ था उसको इन सब के सामने रखा और चीज़ों को एक लेटर दे दिया। जैसे कि लॉयन का मतलब क्या हो गया, एल हो गया। ये सी जो बना हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, एम हो गया। ये कुछ नाइफ की तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब आई हो गया। तो जहाँ जहाँ ये सब सिंबल्स थे वहाँ वहाँ पे ये लोग लेटर रखना शुरू करने लगे। और जैसे ही लेटर रखना शुरू किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को पता करना हो तो ये तरीका क्या कहलाता है, डेसिफरमेंट का। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोग जितनी बातें मैंने बताई सब समझ पाए होंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे ट्रैवलिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, मनुस्क्रिप्ट क्या होती है, इंक्रिप्शंस क्या होते हैं, आर्कियोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, हिस्टोरियन क्या होते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं, और सोर्सेज भी देखे हम लोगों ने कि क्या होते हैं। डेसिफरमेंट की टेक्निक अभी लास्ट में हम लोगों ने सीखी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।